अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला 70% हर हलके से पीटीआई के उम्मीदवार ने जीतना है। मैं आपको हल्फियन कहता हूं, हल्फियन, ये हमारा नुमाइंदा नहीं था, मैं आपको हल्फियन कहता हूं, इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं। इलेक्शन कमिश्नर आपके नुमाइंदे नहीं थे जो आपने नाम दिया था, ऐसा ही है नुमाइंदा था, हमें बावर कराएगा, हमने गलती की। आप लोगों को ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि ये बात वो कहते थे कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुख्तदर इदारे अदालतों के जजेस की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनात के अमल में हैं। हर इदारे के बड़े आदमी की ट्रांसफर के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर वो हैं। इमरान खान ने हर तरह से कोशिश की कि मुल्क पाकिस्तान के मफाद के फैसले करें, और उसके अंदर उन मफादात के फैसले के अंदर कतन भी एस्टेब्लिशमेंट की बात को नहीं मानते थे। क्या आर्टिकल 6 आप लोग लगा रहे हैं, ये तो इंतकामी कार्रवाई नहीं हो जाएगी सर? ये आर्टिकल 6 इतनी इजीली लग जाता है? ये आईनी उर्दू को मिसयूज करके हम पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक करेंगे। आइन का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए तमाम पार्लियामेंटेरियन को समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं, मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। जनाब वाला, कल बका की जंग कहा जा रहा है जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 20 नशिस्तों पर ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और आप सब जानते हैं ये 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुनहरिफ अराकीन की थी जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। उसके बाद मामला अदालतों में गया और ये डी सीट हो गए। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा ज़िमनी इंतखाबात गालिबन शायद कभी हुए हों। इससे मुझे नहीं याद पड़ता कि इतने बड़े ज़िमनी इंतखाबात इससे पहले कभी हुए। लेकिन जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात जनरल इलेक्शंस की सूरत हाल इख्तियार कर गए, और ये कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, ये दो ही फरीक हैं जो कि इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। दोनों ने जबरदस्त किस्म की इंतखाबी मुहिम चलाई है। इमरान खान साहब ने एक दिन में 4 बड़े बड़े जलसे किए हैं, लोगों को मोबिलाइज किया है। मुस्लिम लीग नून ने भी जनाब मरीम नवाज की सरबराही में इंतखाबी मुहिम चलाई है, और इसके साथ साथ उन्होंने 2 वजीरों को इस्तीफा भी दिलवाया ताकि वो उनकी मदद कर सके, मामलत कर सके। तो जनाब जोर आजमाई, पंजा आजमाई का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। इंतखाबी मुहिम खत्म होते साथ ही आज सुबह से मैं देख रहा हूं असद उमर साहब, शेख रशीद साहब कुछ इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं, कुछ शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जत्थे लेकर आ रही है, और जनाब लोगों को डराया जा रहा है, धौंस दिया जा रहा है। आर्टिकल 6 की बाजगद भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी होना, आप ये कह लें कि खारिज इम्कान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक वजीर दाखिला विफाक के हैं जो कि कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा, काबीना भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जनाब हमारे साथ एतजाज हसन साहब मौजूद थे, उनका ये मौकिफ था, और मेरी नजर में जनाब बहुत ही बड़े कानून, उनसे बड़ा शायद इस वक्त कोई बड़ा कानूनदान हो नहीं सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हुकूमत में है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप आइन को मुअत्तल करेंगे तो आप पर आर्टिकल 6 नाफिज होगा। अगर आप एक शिक को गलती से उसकी खिलाफ वर्जी कर देंगे, तो इस तरह अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दिया तो फवाद चौधरी वाली बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी कि रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा होंगे। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे कि 20 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तों पर समझती है कि वो जीत जाएगी, और 10 नशिस्तें गालिबन मुस्लिम लीग नून को चाहिए। अगर वो 10 नशिस्तें ले लें और एक नशिस्त सेफ साइड के तौर पर वो रख रहे हैं, 11 नशिस्तें अगर वो 20 नशिस्तों से भी जीत जाते हैं, तो जनाब 22 तारीख को जो इलेक्शन होगा वजीर आला पंजाब का, उसमें यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की फतह हो सकती है, हमजा शहबाज की फतह हो सकती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है आजम स्वाति साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्वाति साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया सलमान मिर्ज़ा साहब। मैं आपको बड़े गौर से जो है हम्बल से आपकी पूरी तमहीद को, बैकग्राउंड को, या आपका जो नैरेटिव है उसको सुन रहा था। एक बात आप भूल गए कि ये इलेक्शन जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन है। क्या आवाम को इस्टेब्लिशमेंट मरगूब कर सकेगी, ग़ुलाम बना सकेगी, और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट जो है इन 13 सरबाजों को दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, ये आप भूल गए मेरा ख्याल।
सर देखें बुनियादी तौर पर ये बात खान साहब अपने देखें सर, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा से कहता हूं सर मेरी गुजारिश सुन लें सर, फिर हमारे पास है टाइम, अभी बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। सर मेरी गुजारिश ये है, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते हैं और उसके बाद फिर उन पर ही इल्जाम तराशी करते हैं। आपको नहीं लगता सर ये गैर मुनासिब रवैया है? अभी इस वक्त PMLN वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप लोग इतने पुरुमीद हैं, खान साहब के जलसे इतने जबरदस्त चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी फतह यकीनी है, लेकिन जब सर अगर नशिस्तें आपके हक में नहीं आएंगी, रिजल्ट आपके हक में नहीं आएगा, तो सर फिर इल्जाम तराशी तो नहीं होनी चाहिए ना। ये मेरी गुजारिश है, बाकी सर आपकी राय। देखें ये रिजल्ट इसलिए प्रॉमिसिंग है, इसलिए ज़बरदस्त है और इसलिए जो है हमारी ताईद हर गली कूचे में पंजाब के 20 हलकों में है कि मैं खुद लाहौर गया हूँ, एक एक गली में, एक एक कस्बा में, फैसलाबाद गया हूँ, मुल्तान गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ। इस्लामाबाद मतलब ये एक पिंडी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला 70% हर हलके से PTI के उम्मीदवार ने जीतना है। उसकी वजह यह है कि अमरीकी साजिश, लोग इस नैरेटिव को अमीन समझते हैं, महंगाई समझते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट वो समझते हैं हम जबरदस्ती नहीं घसीट के लाते। इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को इन सारे जो खट है 13 का, इसको इकट्ठा करना सवाए एस्टेब्लिशमेंट के कोई नहीं कर सकता था। आज निजाम मेरा सर सवाल आपसे ही है, फिर आप मुबारक हो, आप सर अमरीकी साजिश फिर क्यों कहते हैं? खान साहब एक दिन कहते हैं कि अमरीकी साजिश हुई है, शुरू से वो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, फिर वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की एक इस्तिलाह लेकर आते हैं, उसका मतलब भी नहीं समझा पाते, फिर आप इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं। सर ये हुआ क्या है? मतलब आज इस बात को फाइनलाइज कर लेते हैं, ये अमरीकी साजिश है या जो आप कह रहे हैं ये वो मामला है, क्योंकि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है सर। मैं देखें दोनों एक हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का तकर्रर हमारे वक्त में, मैं उसका वजीर था, आपके नाजरीन सुन रहे हैं, जी जी, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि ये 2 मेंबर, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था और मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर भी था। मैं आपको हल्फियन कहता हूं, हल्फियन, ये हमारा नुमाइंदा नहीं था, मैं आपको हल्फियन कहता हूं, इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके नुमाइंदे नहीं थे जो आपने नाम दिया था, ऐसा ही है सर? नुमाइंदा था, हमें बावर कराएगा, हमने गलती की, हमने गलती की, ये ऐसी बात नहीं थी। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की उन 3 नामों का और जो अपोजिशन का लीडर है नाम निहाद, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो क्राइम मिनिस्टर है उसने 3 नाम देने थे, उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हम आखिर एक नाम के ऊपर जो अटक गए थे, बाबर याकूब का, जिसको एक्सपीरियंस भी था और जिसने अपने माजी के अंदर साबित किया है कि वो ट्रांसपेरेंट जो है इस इदारे को चलाने का अहल है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? हमसे गलती हुई, हम मानते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब होश के नाखन लेना चाहिए। आज जो फ्री मीडिया के ऊपर इमरान खान ने खिताब किया है कि हमें फौज की जरूरत है, ताकतवर फौज की जरूरत है, लेकिन दूरियां पैदा हो रही हैं इनके फैसलों से, इनकी तदबीर से, मुल्क को कहीं और सिमत के ऊपर जो है लेके जा रहे हैं। इसलिए हम सब कहते हैं कि मैं आपकी बात को सर आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल आपसे करूं, प्रिसाइजली बताइएगा सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में मैं अगर थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोगों को ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि ये बात वो कहते थे कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे वो FATF के कवानीन के पास कराने हो अपोजिशन की साइड से। ऐसा ही हुआ है खान साहब के साथ? देखें मैं ये कह रहा हूं ना आपको, इससे बाकायदा जो है मैं क्या आप कह सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुक़्तदर इदारे, अदालतों के जजेस की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनात के अमल में हैं।
हर इदारे के बड़े आदमी की ट्रांसफर के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर वो हैं, हर ठेके के अंदर वो शामिल हैं। किसने शामिल किया सर? मुझे सर ये बताइए, खुदा ताला का शुक्र है कि मुल्क के पाकिस्तान से सुन ले। मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के फजल से मेरी फाइल नहीं, न ये फाइल बना सकते हैं खुदा के फजल से। इसलिए कहता हूं कि अपनी जो तनख्वाह है आज 18-19 साल सेनेट के अंदर, वो भी जो है आर्फनेज को जाती है और कोई और खर्चा नहीं, बहैसियत वजीर के भी खर्चा नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जिन लोगों की फाइलें हैं वो बात नहीं कर सकते ये। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि फौज को एक मुक़्तदर इदारे के तौर पे उसके अपने जो मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उसको संभालना चाहिए। ISI को उसको संभालना चाहिए। सर 3.5 साल इदारों के किस्मत का फैसला कर 3.5 साल सियासी जमातें बनाएं आप लोगों ने, और सियासी जमातों को बिगाड़ पैदा करें। सर मेरा पॉइंट तो सुन लेना सर। 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, बेशुमार तैनातियां उसमें हुई, आप लोगों ने उस वक्त क्यों ये सवाल नहीं उठाया कि जनाब हमारी तो मुशावरत ही नहीं हो रही है? सर मैं बाकायदा तौर पे, मैं आपको बाकायदा तौर पे जवाब दे रहा हूं। अच्छा, ये गलती है हमारी। क्यों गलती है? इसलिए कि हमारी अक्सरियत नहीं थी। MQM कौन है, बाब कौन है, दूसरे जो हमारे साथ जो मिलाए थे इन्होंने कौन थे, ये सारी पार्टियां इनके जरिए से परवान चढ़ी है। और जाहिर है कि जब आपकी अक्सरियत ना हो, अकलियत हो उस हिसाब से, तो आप उस मजबूरी में जो मुल्क को चला रहे थे, इमरान खान ने जो मजबूरी में मुल्क चलाया, माल बनाने के लिए तो नहीं, अपना कारोबार करने के लिए नहीं, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए नहीं। छोड़ देते सर। और जो इल्जाम मुझसे नहीं चलना सर, ये भी तो ये भी तो पॉइंट है ना। आप कहते भाई मैं अगर अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता एज अ प्राइम मिनिस्टर तो मैं छोड़ देता हूं। आज हम नहीं सुने, ये कतन ऐसी, ये जो बात आप कर रहे हैं, जो बात मैं कर रहा हूं, वो दो मुख्तलिफ बातें हैं। इमरान खान ने हर तरह से कोशिश की कि मुल्क पाकिस्तान के मफाद के फैसले करें, और उसके अंदर उन मफादात के फैसले के अंदर कतन भी एस्टेब्लिशमेंट की बात को नहीं मानते थे और कन्विंस करते थे। जहां पे उन्होंने DGSI की जो बात थी कि भाई 3-4 महीने के लिए छोड़ दें, क्यों ऐसा था कि वो मुल्क के लिए मुफीद समझते थे। एक फर्द कोई चीज नहीं है, उनको जरूरत थी इस बात की कि आने वाले हालात अफगानिस्तान से मुतल्लिक या जो कुछ अमेरिका सोच रहा है उससे मुतल्लिक। इसलिए इमरान खान ने जो फैसले किए, खुदारे समझें उसको, उसका एहसास प्रोग्राम जवानों को आगे बेहतर करने के लिए, उसकी खारजा पॉलिसी, इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसका ऐलान जंग, ये सारे आज़ादी के फैसले हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ना हमें कर सकती थी। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आला तकर्रियां जितनी भी हुई उसमें एस्टेब्लिशमेंट आज नहीं, मैं 2003 से इस मुल्क की सियासत के अंदर हूं। 2001 में डिस्ट्रिक्ट नाज़म था, उस वक़्त से, इससे पहले भी यही रविश थी। अब इसको तब्दील करना है, जैसे टर्की ने की, जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं। इंडिया को देख लें कि अब हमने अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट उसको कहना है कि अच्छा चले सर, क्योंकि बहस काफी तवील और काफी लंबी हो जाएगी। अगर मैं सर आपसे ये पूछूं, आप 2003 से सियासत में हैं, कल 20 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है, अगर मैं आपकी प्रेडिक्शन पूछूं कितनी सीटें निकाल लेंगे सर? सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सरियत के अंदर मैंने जाकर खुद गली कूचे में, हर जलसे के अंदर, हर छोटी मीटिंग के अंदर जो है जाके खुद खिताब भी किया है, और इस पूरी तहरीक का हिस्सा जो है तकरीबन कोई 1.5 महीने से हूं, ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब 1 महीने से तो कम से कम, लेकिन उससे पहले मैं जाता था। कहने का मकसद ये है कि अगर अवाम की अक्सरियत का वोट होगा और फ्री फेयर होगा,
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अक्सरियत से हम अपनी सीटें जो है निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मैं किसी ऐसी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि सर हमारे भी दोस्त यार बहुत हैं लाहौर के अंदर, और वो भी जलसों तमाम चीजों को हल्कों को कवर कर रहे हैं। जो 20 नशिस्तें हैं, वो कह रहे हैं नेक टू नेक के मुकाबला, और काफी कड़ा मुकाबला होगा, काफी कांटे वाला मुकाबला होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा है? देखिए, मैंने जो अपने तौर पे एक दयानतदारी से मैं आपको मुआवजा करता हूं कि लाहौर की 4 सीटों में एक के ऊपर तो नेक टू नेक है, लेकिन 3 क्लियर है। मैं ये नहीं बता रहा हूं 3 आपकी तरफ है। फैसलाबाद इंशाल्लाह ताला क्लियर है, मल्तान जो है क्लियर है। बाकी जिस जगह जो है मेरे दोस्त कहे हैं, मैं वसूख से कह सकता हूं, और जितने भी सर्वे इम्पार्शियल लोगों ने आपके सामने लाए, मेरे सामने लाए, वो एक ही बोल रहे हैं कि अक्सरियत से हारून रशीद साहब को देख लें कि उन्होंने कितने लोगों का, इसी तरीके से कामरान खान का देख लें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इस वक्त सर्वे हैं, उसमें एक ही थ्रेड जो है सामने हमारे आ रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला एक आध हल्के के मैं अलावा नहीं कह सकता, बाकी इंशाल्लाह अक्सरियत से जीतेंगे। ठीक है। अच्छा चले, आप जीत भी जाते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं ना सर, मैं इसलिए टफ है, आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। सर आप जीत जाते हैं, लेट सपोज आपको जो मतलूबा सीटें चाहिए परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने के लिए, वो मिल जाती हैं। 22 तारीख को परवेज इलाही साहब वजीर आला भी मुंतखब हो जाते हैं। लेट सपोज शहबाज शरीफ साहब पंजाब को हाथ से जाता हुआ देख के अपनी हुकूमत तोड़ने का ऐलान करते हैं। परवेज इलाही साहब जो इतनी जतन के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, आपकी इतनी मोहब्बत के बाद वजीर आला बने होंगे, वो पंजाब की असेंबली तोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, हम ये चाह रहे हैं, और इस वक्त जो है हमारा एक ही डिमांड है। आपके जितने नाजरीन हैं, मुझे एक आदमी जो है कॉल करके बताया कि ये जो हम डिमांड दे रहे हैं, इस इलेक्शन से मुल्क की किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है। अच्छा, इसलिए कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का दिल है, सेंटर है, और अगर ये हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसके बाद फौरी तौर पर अगर हम जीत भी जाते हैं, परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह ताला वजीर आला बन जाते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि दूसरे दिन तोड़कर आप इलेक्शन की तरफ जाएं। जनरल इलेक्शन हमारे दुखों का मदावा है, हमारा मुस्तकबिल है। इसके अलावा कोई और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, और आज इमरान खान ने बड़ी वजाहत के साथ करा कि बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, वो इस कौम को इतना कमजोर न समझें। और खुदारा में फिर वजाहत के साथ कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट को श्रीलंका न बनाने दें। पाकिस्तान की कौम श्रीलंका की कौम से ज्यादा मजबूत और गैरतमंद है। सर एक सर स्वादी साहब, मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सर ये कितनी एक आप सोचो ना, ये लॉजिक, अगर ये लॉजिक मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा दे रहा होता, अभी अता तारड़ साहब का बयान मेरे पास मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि आप जत्थे लेके जा रहे हैं, और आप लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उनका बयान है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब उनको सीटें नहीं मिलेंगी, कहेंगे आपने धांधली करवा दी या आपने जोर आजमाई करवा दी। आपको सीटें नहीं मिलती हैं, वो आप कहेंगे मुस्लिम लीग नून ने धांधली करवा दी, उन्होंने जोर आजमाई करवा दी। सर इसमें क्यों लेकर आते हैं तीसरे फरीक को बीच में आप लोग? मेरा ये ख्याल है कि आज सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ताकतवर हो जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज जहां पैसे बांटे जा रहे हैं, जहां शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किया जा रहा है, ठीक है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लोगों की नजर के अंदर है, ठीक है, आपके कैमरे की आंख से कोई चीज पोशीदा नहीं है। दुरुस्त बात है सर। लोगों के ड्राइंग रूम तक आपकी रसाई है, लोगों के ज़हनों तक आपकी रसाई हमारी नहीं है सर। इसलिए कल इस टाइम के कोई 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद जो है पता चल जाएगा। चले सर, मुझे ब्रेक लेना सर, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आजम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और बहरामंद तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आर्टिकल 6 की बात की जाए, गुज़िश्ता रोज एतजाज हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे,
उनसे मैंने सवाल किया सर आर्टिकल 6 लग सकता है, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बात की कि जनाब पूरा आइन मुअत्तल किया जाएगा तो आर्टिकल 6 लग सकता है, ऐसे नहीं लग सकता। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज आर्टिकल 6 की बाज़ सुनाई देती रही, एक कमेटी भी बनी गई और उन्होंने जनाब सिफारिशात तैयार करनी है और तैयार करने के बाद काबीना के सामने रखनी है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। किन किन पर आर्टिकल 6 लगना है जनाब? साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब पर, साबिक स्पीकर पर, डिप्टी स्पीकर पर और सदर मुमलिकत पर भी आर्टिकल 6 लगना है। जनाब आर्टिकल 6 किस वजूहात की बिना पर लगाया जाता है? आर्टिकल 6 इन वजूहात की बिना पर लगाया जाता है अगर आप आइन को मुअत्तल कर दें। जनाब गुज़िश्ता रोज मैंने जैसे अपने प्रोग्राम ब्रेक से जाने से पहले भी मैंने आपको बताया था, एतजाज हसन साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा आइन मतलब कानून, और अगर आप इस्लामाबाद से कराची के लिए चलेंगे, अगर आपने एक ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ा है, अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, तो यार आप फिर किसी ना किसी तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी के जुमरे के अंदर आ जाएंगे। आर्टिकल 6 इस तरह से नहीं लगाया जा सकता। यह एक इंसान का उस राइट पे कि राइट टू लिव, जीने का हक, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाता है। इस पर जनाब बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर कानून है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और जनाब जाहिर शाह शिराजी साहब तज़कियाकार हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जरा तंगी साहब से बात कर लेते हैं। तंगी साहब ये बताइएगा फिर क्या आर्टिकल 6 आप लोग लगा रहे हैं, ये तो इंतकामी कार्रवाई नहीं हो जाएगी सर? ये आर्टिकल 6 इतनी इजीली लग जाता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात है कि आप इंतकामी सियासत की बात करते हैं, तो फिर अगर हम इस चीज़ को भी इंतकाम की बात कर, सियासी इंतकाम की बात करते, तो कल हर एक आदमी उठ के ना वो जमहूरियत पे यकीन करेंगे, ना वो पार्लिमान पे यकीन करेंगे, ना वो आदमी जमात पे यकीन करेंगे, ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानेंगे, ना वो इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मानेंगे, बल्कि जिसके पास आईनी ओहदा हो वो आईनी ओहदे को इस्तेमाल करके फिर तकरीबन वो न रिजाइन देंगे, और जब आपके पास स्पीकर का ओहदा हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा हो, तो आपके वज़ीर आज़म को लिख के एक पर्ची पर कि आप मज़ीद 5 साल के लिए वज़ीर आज़म रहे। और इसी तरह आईनी ओहदों को मिसयूज करके हम पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक करेंगे। अच्छा, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, और फिर जब 8 मार्च को जब कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट हुआ, तो स्पीकर साहब की एक प्रोफेशनल, मॉरल और आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 22 मार्च को इजलास बुला के वहाँ पे एतमाद पे बात कर लेते। उसने नहीं किया। फिर जब डिप्टी स्पीकर बैठा तो उसने आदम एतमाद को मुस्तरद किया, जो कि एक गैर आईनी काम है। फिर जब उसने मुस्तरद किया तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो उसी वक्त इजलास बुलाया था, उसी वक्त वो इसकी तहलील करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो नहीं हुआ था ना। मेरा सवाल ये, आइन को मुअत्तल करने के बाद आर्टिकल 6 सकता है? सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, दोनों मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। अजहर सिद्दीक साहब मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत हैं इस बारे में, सर ये बताइएगा। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 उस वक्त लगता है जब आप आइन को लपेट के साइड में रख देते हैं, उसको मुअत्तल कर देते हैं, ऐसा है सर? बहुत शुक्रिया, बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक बात अर्ज करूं, हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन असेंबली में आ जाते हैं ताकि उन्होंने आईने पाकिस्तान भी बनाना है, कानून भी बनाना है, लेकिन पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ एक रवायत होनी चाहिए कि 6 महीने आकर आइन का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए तमाम पार्लियामेंटेरियन को समझने के लिए। ये तो मजाक है ना, यानी आप मीडिया पे भी बैठे हो, हर जगह बैठे हो, और आपका जो दिल चाहता है इंटरप्रिटेशन शुरू कर दें। हालांकि आप में कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते और जिनकी तालीम भी वाजिबी सी होती है। आइन पढ़ा हो तो फिर समझ आती है। आर्टिकल 6 समझना है क्या? आर्टिकल 6 है और उसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझिएगा। उसका मकसद क्या है? लफ्ज आपने भूलने नहीं है। लफ्ज लिखा है एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट। और यानी क्या बात हुई?
ये बात हो रही है एब्रोगेट करने की, सबवर्ट करने की। ये कौन करता है? ये तो करता है डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या करता है? आइन में एक चीज निकालता है, एक चीज डाल देता है, और उसकी एक बुनियादी वजह है कि आइन में जो तरमीम करनी हो, इजाफा करना हो, तो आइन का आर्टिकल 239 मौजूद है, उसके तहत 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। तो मैं तो वैसे ही हैरान हो रहा हूँ, एक इतना सा तालिब सर मैं जरा सुनवा दूं आपको, अगर आप नाराज ना हो, मैं जरा सुनवा दूं। एतजाज हसन साहब इस मामले में क्या गुज़िश्ता रोज उन्होंने इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा किया था इसका, जरा चलाइएगा इसको। खिलाफ वर्जी है, आइन की वायलेशन ऑफ एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर एक पे नहीं आर्टिकल 6 लग सकता कि आपने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 6 कोई इस तरह की आसान सी राना सनाउल्लाह के हाथ में आई हुई तलवार तो नहीं है, या चाकू तो नहीं है कि जिहाद तरफ ही चलाता फिर। आर्टिकल 6 लगता है उस शख्स पे जिसने मुकम्मल तौर पे पूरे आइन को मुअत्तल कर दिया हो। ठीक है जनाब, आर्टिकल 6 लगता है उस पर जिसने पूरे आइन को मुअत्तल किया हो। फिर मैं, क्योंकि मैंने काफी देर तक उनसे गुफ्तगू की थी, उन्होंने डिक्टेटर्स के नाम लिए जो पाकिस्तान की तारीख में रहे। तो जनाब अजहर साहब ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं समझ गया उनकी बात? मैं बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने 5 नशिस्तें देनी थी। आइन कहता है कि वो अपने मुताबिक देनी है, और वो कोर्ट नहीं है, वो फैसला करता है कि ये 5 सीटें तनासब से देंगे। तो ये आइन तो तोड़ा है उन्होंने, आइन तो तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। रोजाना यहाँ पर आइन टूटता है, बुनियादी हकूक का खिलाफ वर्जी होती है। वो आर्टिकल 9 की बात ले लें, 19 की बात ले लें, 23, 24, कितने बुनियादी हक रोजाना टूटे जाते हैं। ये आइन तोड़ना क्या है? इस आइन तोड़ों की ये इस शक्ल में जब आइन तोड़ा जाए, इसकी सजा कोई नहीं फराहम की गई। सही है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 5 फाजल जज साहिबान का, ऐसी कोई बात और ऐसी बात कर नहीं सकते। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो वो अपना हलफ तोड़ेगा, और उसके अगेंस्ट याद रखिएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस लिए है, मिसकंडक्ट का केस जाएगा इस जज के पास। जिन जज साहब ने बात की है, इजाफी नोट है, एडिशनल नोट है, एडिशनल नोट में कहता है कि मुझे बताया गया है कि आइन का आर्टिकल 5 तोड़ा है, तो हाउ एवर का लफ्ज इस्तेमाल करके कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन इस पे बैठे और आइन के आर्टिकल 6 को तरमीम करें। असल लफ्जों में, हाँ, आप आर्टिकल 6 में तरमीम, इस तरह की तरमीम आर्टिकल 6 में भी नहीं हो सकती। ये मैं चैलेंज करता हूँ राना सनाउल्लाह को और इनको। अच्छा, आज और बेवकूफ क्या बनाया कि जनाब इसको नजरसानी से हमने अटैच। कोई नजरसानी का क्या ताल्लुक? अगर वो स्टे हुआ है, वो हिम्मत है तो राना सनाउल्लाह के लगाओ आर्टिकल 6। अच्छा है, एक रवायत कायम करेंगे, उल्टा क्या होगा ये लगा के तो देखें। ये उल्टा खुद इसमें फंस जाएंगे और बल्कि ये बगावत करेंगे, ये जाके ट्रीजन करेंगे इस चीजों को। मैं जरा तंगी साहब से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन सर हमारे साथ ये शिराजी साहब भी मौजूद हैं, काफी देर से खामोश है, उनका भी एक टेक ले लेते हैं, फिर मैं तंगी साहब आपकी तरफ आऊंगा। शिराजी साहब, क्या समझते हैं आप इस सारे मामले में? हुकूमत जो कह रही है वो आपको लगता है सही है, या वाकई में जो कानून माहिर कानून कह रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 6 इस तरह नहीं लग सकता, और माजी में किसी सियासतदान पर लगा भी नहीं है, और अगर ये तलवार लगा दी गई फिर तो सभी आएंगे इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा होती है जब सियासतदान हुकूमत में होता है तो उसका स्टांस बड़ा अलग होता है, और जब वो अपोजिशन में होता है तो सारा दिन जो है वो अवाम के गम में जो है वो कह रहे हैं कि उनकी जो है सेहत खराब हो रही होती है। सिर्फ इनका एक काम है कि वो हुकूमत में कैसे रहेंगे, चाहे मौजूदा हुकूमत थी चाहे वो पिछली हुकूमतें थी। देखें, आर्टिकल 6 की बात जब आप करें, आपने मुशर्रफ साहब पे लगाया, आपने इससे पहले जो कानून शिकन थे उनके ऊपर लगाया, और दूसरी बात की पहली दफा तो नहीं हुआ। तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जी, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों को पार्लियामेंट्री तौर पे क्या बाहर के जो इदारे हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो अदालत, मुकन्नना, पार्लियामेंट, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपकी जो जमहूरी जमातें हैं, उनका अपना अपना दायरा कार है, और हम एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं कि वो अपने दायरा कार के अंदर रहें और काम करते रहें। जो कुछ लाहौर में पंजाब असम्बली के अंदर हुआ वो, और जो कि नेशनल असम्बली के अंदर हुआ वो, अगर आप आधी रात को इस तरीके से देखें, पाकिस्तान के अंदर लाखों केसेस ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, आम आवाम जो है वो रुल गए। आम आवाम बेचारे इंसाफ के पीछे जो है वो सारी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। तो क्या दुनिया में सिर्फ वाहिद ही काम रह गया कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाले वाक़े के ऊपर रातों रात आप जो है वो डिसीजंस करें?
मेरे ख्याल में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान शायद अपना काम अगर वो करें कि जो अवाम को रिलीफ देना था कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, अगर आप अशराफिया को किसी के कहने पे ही जो है वो इंसाफ देते रहेंगे तो मेरे ख्याल में अवाम का बेड़ा गर्क होगा। और देखिए मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन है या चाहे वो PTI थी या PDM है या पीपल्स पार्टी है या PMLN है, एक जरूर चीज जो वाज़ेह नजर आती है कि अवाम को आपने लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे। बाकी आप लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, सोचना तो ये चाहिए कि जो पहले थे उन्होंने क्या किया, जो अब आए हैं वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल हम ये करते हैं बीइंग एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट कि आया इनके पास क्या ऐसा मिशन है जो पाकिस्तान को ये एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जो कि बड़ी एक आइडियल स्टेट होगी जहां जमहूरियत सिर्फ अशराफिया की होगी और गरीब सिर्फ लुटते रहेंगे। आप ये मुझे बताएं कितने जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्हें गम है अवाम का और गरीबों का। आप पेट्रोल को देख लें, आप डॉलर को देख लें, लोग भूखे मर रहे हैं। इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ एक नेशनल असेंबली का। खान साहब भी कहते थे कि मैं कीमतें कम करने के लिए या इन चीज़ों के लिए थोड़ी आया, ये तो वो मेरा तो सर ऑनेस्ट मैं बताऊं, मेरा तो इस पे से भरोसा उठ गया है। क्योंकि होता ही है शराजी साहब, आप दावे बहुत कर ले होते हैं। ये खान साहब से भी सवाल किया जाता था कि आपने आटे दाल की कीमतें देखें तो कहता मैं इसको कम करने नहीं आया। देखें आप एक मिनट मेरी बात सुने, आप जब बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, मैं खान साहब की डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। जी जी, मुझे ये बताइएगा कि जो भी हुक्मरान होता है वो ऐसे डिसीजंस क्यों नहीं करता। आपकी तमाम अमेंडमेंट जिन्होंने वापस किया आप क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट के सामने की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो नहीं मान रहे, इलेक्शन कमीशन वो नहीं मान रहे, आपके नैब के कवानीन के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट की, तो क्या जो हुकूमत आएगी वो अगली हुकूमत की चीजों को इस तरीके से सबटाच करेगी? देखिए बिल्कुल मानते हैं कि खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए होंगे, आपकी हुकूमत ने किए होंगे, लेकिन आपने बुरे काम भी तो बहुत सारे किए। आपके वज़रा की इनकॉम्पिटेंसी आज इस हालत तक ले आई है कि एक बड़ा अच्छा चांस आपको मिला था, और चांस क्या था कि आपने जो 2 पार्टी रूल था पाकिस्तान के अंदर आप उनको खत्म कर सकते थे, लेकिन आप वज़रा की नाअहली और कुछ हाथ जो बंधे हुए थे ना उसने आज हमें दोबारा वहीं पे ला खड़ा कर दिया। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सर इन तमाम सवालात का जवाब तंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी तो सर वही कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, विफाक में भी इनकी हुकूमत है और जनाब सिंध में भी इनकी हुकूमत है, तो इनसे इनका जवाब लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि जनाब सबका टेक ले सकूं एक एक करके और तमाम अपनी बात मुकम्मल कर सकें, इस सारी बहस को एक समराइज कर सकें। तो जनाब तंगी साहब ये बताइएगा, सर अच्छा मौका था आप लोगों के पास, आपको नहीं लगता उसको ज़ाया कर रहे हैं आप लोग? महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल में सर 8 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये कम करते हैं, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब खुद आते हैं और जब बढ़ाना होता है तो मिफ्ता इस्माइल साहब को आगे कर देते हैं। उससे में थे, सदीकी साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंटेरियन के बारे में बात की, और हमारे पीपल्स पार्टी की लीडर ईल साहब ने भी कुछ बातें की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसी वक्त जब इमरान ने डिसॉल्व किया इस वीडियो को, तो उसी वक्त अच्छा था ना कि एक नालायक प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ा लेते। तो ये मुझे बताएं कि अगर उसी वक्त केयरटेकर हुकूमत आ जाती 3 महीनों के लिए, तो मुझे ये तीनों इत्तेजाज़ा संत समेत ये तीनों मुझे बता सकते हैं कि उन 3 महीनों के लिए किसी मुल्क या IMF या कोई मुल्क 3 महीनों के लिए केयरटेकर हुकूमत के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता? कोई मतलब कि इकोनॉमी के लिए उसके साथ बैठ सकते थे? तो ये मुझे बताएं कि ये जो तीनों अभी शिराजी साहब गुस्से में थे या सदीकी साहब जो बोल रहे थे, फिर उसी वक्त क्या होता? आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट होता। एक सियासत करनी है और एक मुल्क के लिए तहरीके अदम एतमाद जब जमा कराई गई है, उससे गालिबन सर एक महीने पहले आप लोगों ने महंगाई मार्च किया और खान साहब से कहा कि इलेक्शंस करवाएं, आप लोग ही डिमांड कर रहे थे, उस वक्त डिफॉल्ट नहीं होता। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि महंगाई अगर खत्म नहीं कर सकते तो क्यों आने की क्या जरूरत थी? ये आम आदमी का सवाल है। उसी वक्त अगर इमरान अपनी असेंबली कॉल कर लेते और हम एक्सेप्ट कर लेते, चलो ठीक है केयरटेकर हुकूमत आ जाए, तो फिर 3 महीनों के लिए जो इकोनॉमी का हशर था, जो लास्ट हुकूमत ने किया था, वही हशर तो 1 महीने पहले भी था ना, जब आप लोग इलेक्शन डिमांड कर रहे थे। मेरा सवाल तो समझे ना सर, वही तो 1 महीने में तो नहीं गिर गई ना मईशत। वो 1 महीने पहले जब आप लोगों ने कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई मार्च का, उस वक्त भी तो आप डिमांड यही कर रहे थे ना। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी छोड़ दे, जब असेंबली डिसॉल्व की
तो उसी वक्त तो इमरान को लोग पत्थरों से मारते थे महंगाई पर। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है इलेक्शन के लिए निकलें और फिर आप देख लेंगे रिजल्ट। आपके लिए फायदा हो जाता में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होता, इसका कौन जिम्मेदार होता? सर अगर आप कह रहे हैं, जो आपके अल्फाज है मैं वो रिपीट कर रहा हूं, ये मेरी राय नहीं है, जो आपने कहा कि जिस दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले जब इन्होंने असेंबली तोड़ी थी उस वक्त पत्थर से मार रहे थे, यही आपने कहा कि उनकी राय सी थी, तो आपके लिए फायदेमंद था, सियासी तौर पर आपके लिए बड़ा फायदा हो जाता है इससे। नहीं, मैं देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है लेकिन कभी अपनी जात के लिए सियासत नहीं की है। चलें ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर अपनी जात के लिए सियासत करते तो आज भी बीबी जिंदा होती, आज भी शहीद भुट्टो जिंदा होता, गड़ी खुदा बख्श में 4 कब्रें न होते। सही है। उसको तो कहा था कि आप भी मांग लो बाहर जाओ, बीबी को कहा था कि आप मत आओ, लेकिन पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी अपनी जात के लिए सियासत नहीं की है। दुरुस्त है सर, मैं सर आगे बढ़ूं सर, चले जाओ, क्योंकि टाइम की किल्लत है सर। यही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का किरदार है। सही है सर, उसकी सियासत है कि हमने हमेशा मुल्क के लिए सियासत की। ठीक है सर। अजहर साहब ये बताइएगा, आर्टिकल 6 आपको क्या लगता है? आप तो ये कमेटी भी है, लग जाएगा, और लग जाएगा तो सर फिर क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है सर? अच्छा, मैं चैलेंज दोबारा दोहरा देता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब को हिम्मत है ना, उसके जोरे बाजू है ना, उसमें राणा सनाउल्लाह में जोरे बाजू है ना। कमेटी को कहते हैं वो लगाए, हाई ट्रीजन एक्ट 1973 पढ़ ले, बाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, आके लगा ले, डर क्यों रहा है? अगर मुंह से निकाला है तो हिम्मत करो, लगाओ आर्टिकल 6, उल्टा खुद फंस जाओगे तुम। ये सारी सीटें छिन जाएंगी आप सब लोगों से, और जितनी काबीना आकर ये आर्टिकल 6 जब लगाएगी तो ये उल्टा ये लोग आइन तोड़ेंगे और वो ज्यादा सख्त सजा होगी। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये बड़ा एक खतरा, यानी डरते क्यों हैं? मैं एक बात सिंपल सी है कि वो साइफर के हवाले से एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और कमाल की बात है ये जो हमारे तंगी साहब बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल भट्टो साहब की कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं, बीबी साहब की कुर्बानी है, कोई शक, लेकिन उसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है। कौन सी कुर्बानी है? छोड़ दो कुर्बानी को। अच्छा, कुर्बानी क्या है जरा समझिएगा। आपको याद होगा हुसैन हक्कानी ने मेमो गेट स्कैंडल में क्या किया था, बिल्कुल, और आपको याद होगा नवाज शरीफ काला यूनिफॉर्म पहन के गए थे, वकील का यूनिफॉर्म, और अभी कौन है? हुसैन हक्कानी है, अभी भी हुसैन हक्कानी ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने मिलकर बैठ के ये सारी आपका डाउट क्या, आप डरते क्यों है? आपको डरना नहीं चाहिए इन सबको, इन्हें चाहिए कि एक जुडिशियल कमीशन बिठाकर इस बात की इंक्वायरी करें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए सर, 6 तो एक तरफ रह जाएगा, पॉइंट आ गया सर आपका। ठीक है सर, ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे क्लोजअप जाना है ना, फिर मैं खत्म भी करना है। शराजी साहब ये बताइएगा क्या होने जा रहा है आपको लगता है? कल एक तो 17 तारीख है, आपको क्या प्रिडिक्ट करेंगे? आप सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, क्या प्रिडिक्ट करेंगे कौन इसकी मार्का जीतेगा और किस रेशो से जीतेगा? दूसरा सर, आर्टिकल 6 का क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है? दो बातें उस वक्त शायद बात डिट्रैक हो गई। एक जो कल का इलेक्शन है, मेरे ख्याल में वो जो अपोजिशन जमातें हैं, इस वक्त अपोजिशन जमातें, लेकिन जो रूलिंग जमातें हैं और पीटीआई के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि शायद ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है वो कौन सी जमात किस तरीके से। बिल्कुल, अगर इसके अंदर बाकी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जो क्राउड मोबिलाइजेशन है इमरान खान साहब का, वो एक एज देता है जो है वो इस वक्त हुकूमती जमातों पे। लेकिन दूसरी तरफ बार बार वो इलेक्शन कमीशन पे एतराज उठाते हैं, मिस्टर XYZ की बात करते हैं। अगर ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से पीटीआई भी थोड़ी सी शायद महसूस करती है कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करके जीता जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आया इलेक्शन किस तरीके से होता है, तहरीक इंसाफ को मानती है या नहीं। दूसरा, आपने आर्टिकल 6 की बात की, मैं नहीं समझता कि जो सियासी जमातें हैं इसको एज अ पोलिटिकल स्टंट तो जरूर यूज कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो काम आज वो कर रहे हैं खान साहब के साथ, या वो स्पीकर के साथ, फॉर्मर स्पीकर के साथ, या वो प्रेसिडेंट के साथ, ये इनके साथ भी होगा। अच्छा। और जो इन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर मुआवजा किया है जिस तरीके से, ये आइंदा एक ट्रेंड बनेगा। ये तमाम जमातों को याद रखनी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी है या PMLN है या जरदारी साहब है या नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ कल इनके साथ रिपीट होगा और किसी के कहने पे होगा या किसी की रस्सी होगी, तो मेरे ख्याल में ये जो शैम डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत चल रही है ना हमारे मुल्क के अंदर, इसके लिए भी बड़े खतरात होंगे। इसके लिए बड़े खतरात होंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम की किल्लत है इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जनाब कल
सेशंस है और ये डिक्लेयर करेगा कि अगले जनरल इलेक्शंस में कौन जीतेगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। रात 11 बजे इस हवाले से नशरियात का एहतमाम किया गया है। 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।